my show. Yes, we do a lot of podcasts on different subject. Today's subject is really very interesting because this is also one of my favorite subjects, which I thought will definitely add value for our viewers. So we have in our studio Dr. Ishraqul Islam Mahir. जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप आए। जी। मैं दर्शकों को ये बता दूं कि ये एक शायर हैं और शिक्षाविद भी हैं और इन्होंने एक किताब भी लिखी है। तो शायरी हमेशा से मेरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना डॉक्टर इशराकुल इस्लाम जी को आज हम बुलाएं और उनसे बातचीत करें। जी। तो सर, अपने सफ़र के बारे में बताइए कि कैसा रहा आपका ये शायरी का सफ़र? देखिए, सफ़र तो अभी जारी है, जी, लेकिन ये है कि घर का माहौल में मेरे जो ग्रैंडफ़ादर थे, जी, वो खुद बहुत अच्छे शायर थे। ओके, और तो उनके पास में जो लोग आते थे, उनसे बातचीत जो करते थे, हुँ, तो उससे मुझे थोड़ा शौक़ जगा। और मेरे जो वालिद साहब हैं, उनको भी शेरो शायरी का शौक़ था, तो हुँ, अक्सर बातचीत में वो शेर पढ़ा करते थे, इस्तेमाल करते थे। तो धीरे-धीरे फिर मैं ऐसे शेर मुझे पसंद आने लगे, जो किसी आइडियोलॉजी को बिलॉन्ग नहीं करते। जो बिल्कुल जिसके अंदर एक किसको कहना चाहिए, इसका एस्थेटिक सेंस या सौंदर्य बोध जिसका बहुत अच्छा हो, उस तरह के शेर मुझे अच्छे लगते थे। तो जी, धीरे-धीरे इस तरफ पढ़ता गया और फिर एक मर्तबा मुझे कुछ टाइम के लिए जोधपुर से दूर रहना पड़ा, 8-9 महीने। तो वहाँ मेरी पहली गज़ल हुई थी 1991 में। तो और म्यूज़िक ये कहाँ, किस जगह की बात हाँ, है कर तो रहे ये हैं? मकराना में ही, राजस्थान में, जहाँ जिस सरज़मीन है जहाँ से ताजमहल बना है, जिस पत्थर का, जी, जहाँ वहाँ गया मैं। तो वहीं पे मेरा पहला शेर हुआ था कि शोर शराबा कंकर पत्थर, शोर शराबा कंकर पत्थर, तन्हाई है संगे मरमर। क्या बात है, क्या जी, बात है। जी, शुक्रिया। अ, कुछ तो और लाइनें हो जाएँ सर? हाँ, देखिए अब वो उसके बाद में मैं क्या नाम है, मैं अपने ग्रैंडफ़ादर को जब कहा तो उनका जो टेस्ट था वो थोड़ा ट्रेडिशनल था। जी, तो उस वक़्त में मेरी खुशकिस्मती सबसे बड़ी ये रही कि हमारे शहर में शेख़ निज़ाम साहब जैसे एक जय्यद और मुवक्किर शख़्सियत और आलिम और शायर, क्रिएटिव, बहुत मतलब उनके इल्म का कोई मैंने अभी तक खुद ऐसा आदमी देखा नहीं जो जिसको इतना इल्म। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई और उसमें मेरे ग्रैंडफ़ादर का रोल रहा। उन्होंने कहा कि आप इनको सँभालें आप। तो उनसे मिलने के बाद में जैसे हम लोग पढ़ना सब जानते हैं, क्या पढ़ना है, कैसे क्या नहीं पढ़ना है, ये उनसे मिलने के बाद में समझ में आया। तो उनसे मिलने के बाद में बहुत सी लफ्ज़ों की, ज़बान की बारीकियाँ समझ में आने लगी और मैं पहली बार जब उनके पास अपनी गज़लें लेके गया, हुँ, तो उन्होंने सफ़ा खोला और क्रॉस कर दिया पहले सफ़े पे। फिर दूसरा सफ़ा पलटा, फिर क्रॉस कर दिया। फिर तीसरा सफ़ा पलटा, क्रॉस कर दिया। मुझे लगा कि शायरी मेरे बस की नहीं नहीं है। होगी। फिर ये जो मैंने आपको मतला सुनाया अभी, इस गज़ल को देखा तो उन्होंने उस पे लिखा कि इस गज़ल पे और खूब मेहनत करो। हुँ, फिर उस गज़ल के शेर हुए और उनको ठीक लगा। बाद में फिर एक उसके बाद जो मैंने गज़ल कही, घर घर क्यों सहमा सहमा है, घर घर क्यों सहमा सहमा है, क्या पेड़ों का खून हुआ है। क्या बात है। तो उसको उस गज़ल को उन्होंने बहुत एप्रिशिएट किया और हौसला अफ़ज़ाई करने में मतलब जैसे आप वो उस मालिक का शुक्र अदा करते हैं कि आपको इतने अच्छे माँ-बाप दिए, जी, तो मैं उसके साथ-साथ ये भी शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे इतने अच्छे उस्ताद मिले कि जिन्होंने वही शफ़क़त, वही डाँट, वही प्यार रखा जो एक बाप या एक माँ रखती है। तो बिल्कुल। इस सिलसिले को आगे बढ़ता रहा और जो मेरी किताब भी आई तो उसमें भी उनका बड़ा इंस्पिरेशन था कि ये किताब कब तक आ जानी चाहिए, कैसे आ जानी चाहिए और उसका लेकिन ये है कि वो पूरी आज़ादी भी देते हैं। आप अपना क्रिएशन पे अपने आज़ाद हैं और टाइटल भी मैंने ही सिलेक्ट किया, उनका मशवरा शामिल रहा और किताब भी मैंने उनके हाथ से ही उसका लोकार्पण करवाया, रस्म इजरा जिसको हम कहते हैं, उनके हाथ से ही करवाया। क्या बात है। जी, बहुत ही एक लाजवाब आपने हमें ये स्टोरी जो आपके जीवन से जुड़ी है, जो जी, आपने हमारे से साझा की है, जी। बहुत अच्छा लगा। तो थोड़ा अपने आप उस्ताद के बारे में बताएँगे कि आपने ये सब किससे सीखा या आपके हाँ, नहीं मार्गदर्शक कौन रहे? हाँ, मेरे मार्गदर्शक अनडाउटेडली मोहतरम शिनकाफ निज़ाम साहब हैं, जो मेरे उस्ताद हैं, आप मेंटर कह दें, गाइड कह दें और उन्होंने मुझे पूरी तरीके से ट्रेन भी किया, टेम भी किया और मैंने उनसे कोशिश की अर्जुन की तरह सीखने की भी और एकलव्य की एकलव्य की की तरह तरह भी। सीखनी भी।
कामयाब कितना हुआ नहीं हुआ ये तो एक अलग बात है, लेकिन मुझे जो सबसे बड़ी बात मुझे आज भी अच्छी लगती है कि उनसे पहली मुलाकात का जो रोमांच था, हुँ, वो अब तक बरकरार है। यानी अब भी मैं जब उनसे मिलता हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये उनसे पहली मुलाकात है। और जो भी सवाल करते हैं, जो भी बात करते हैं, उसका वो इस तरह से जवाब मिलता है कि आपको पूरी तशफ़्फ़ी संतुष्टि हो जाती है। तो ये बिल्कुल। बहुत बड़ी बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उनकी वजह से जो भी लीजेंड राइटर हैं, क्रिटिक हैं, फ़िक्शन राइटर हैं, उनसे मिलना हुआ, उनके साथ बैठना-उठना हुआ तो देखा राइटर कैसे होते हैं, राइटर कैसे बात करते हैं, राइटर्स की लाइफ़ क्या होती है। हुँ, और उनकी वजह से ही मुझे साहित्य अकादमी में ट्रांसक्रिप्शन लिप्यंतरण का काम वो पॉसिबल हो सका। एक बहुत अच्छे हमारे नज़्म के शायर हैं जयंत परमार, हुँ, उनकी किताब है पेंसिल और दूसरी नज़्में। उसका लिप्यंतरण करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे और उन्हीं की वजह से दूसरे प्रकाशन में भी अनुवाद का मौका मिला। एक चीज़ जो मुझे अपने आप मिल गई खुदा की तरफ से वो ये थी कि पुणे में जो हुँ, एफटीआईआई है, फ़िल्म हुँ, एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जी, तो यहाँ जोधपुर में 2015 में एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज का एक बैच था जो मुझसे वो प्ले करते थे यहाँ पे। ओके, तो उन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि हम आपसे उर्दू सीखना चाहते हैं। 10-15 का बैच था। उसमें से एक बच्चा वहाँ पहुँच गया एफटीआई। ओके, तो उसको वहाँ किसी टीचर ने जब कुछ पढ़ाया, मेंटर ने या वहाँ के डिक्शन मेंटर ने, तो वो उसने ऑब्जेक्शन किया कि सर ये ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो उसने कहा आपको उर्दू आती है क्या? कि हाँ सर मुझे उर्दू आती है। हुँ, और फिर उसने जब बात की तो आपके सर्च कर लीजिए गूगल पे, हुँ, तो वो जो स्टूडेंट कह रहा था वो सही था और टीचर कह रहा था वो गलत हो वो गया। गलत हो तो गया। ऐसा 2 एक मर्तबा हुआ। तो हुँ, उसने वहाँ पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से कहा कि सर ये टीचर से हम सैटिस्फाई नहीं है। हुँ, तो उन्होंने कहा आपको कैसे पता है? हुँ, आपको उर्दू आती है क्या? उन्होंने कहा सर मैंने पढ़ी है। और आपने किससे पढ़ी है? तो उन्होंने मुझे मेरा नाम लिया। हुँ, तो आपके उनका बायोडाटा मंगाइए। तो जैसे ही मेरा बायोडाटा भेजा वहाँ पर, तो नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे कॉल किया उनके एचओडी ने कि सर अब आपसे हमारे यहाँ मेंटर ये डिक्शन के जो मेंटर हैं वो आप रहेंगे और आपको रेगुलर आना है। तो मैं अगस्त 2022 से वहाँ रेगुलर जा रहा हूँ। हुँ। पूरे 1 महीना का तकरीबन रहना होता है और 20-22 दिन 20 क्लासेस होती हैं। सो एज़ अ गेस्ट लेक्चर आप जाते हाँ, हैं? मतलब ऐसे मतलब वहाँ पे 20-20 क्लासेस का एक वो बना होता है, पूरा बैच शेड्यूल है। जैसे एक और भी स क्लासेस होती हैं, डांस की ओके, भी होती हैं जी। और ताइक्वांडो की भी होती हैं। तो ये बेसिकली डिक्शन की डिक्शन क्लासेस और हैं, उर्दू एक्सेंट की उर्दू क्लास एक्सेंट की क्लासेस क्लास जो होती है। आप लेते हैं। जी। और ये कब होता है? किस ये टाइम पे? जैसे नया बैच आता है, जैसे ही नया बैच आता नया बैच आता है तो फिर वो बैच का शेड्यूल तैयार करते हैं कि है। जी, कौन सिलेबस के हिसाब से कि कौन सा क्लासेस पहले रहेंगी। और कुछ वो आप क्योंकि इतना फ़ैमिलियर हो गए हैं तो कभी-कभी बातचीत हो जाती है कि आपको कौन सा टाइम सूट करेगा, कब आना ठीक रहेगा, तो उस हिसाब से चले जाते हैं। बहुत ही बढ़िया है ये बात जी, तो आप काफ़ी मतलब स्टूडेंट्स को भी आप ट्रेन कर रहे जी, हैं। अ, तो माहिर जी, मैं इसलिए बोलूँगी कि ये आपका पेन नेम है, जी, माहिर। तो आप एक और अगर गज़ल हमारे दर्शकों के लिए जी, कोशिश करता इरशाद। हूँ जी, कोशिश करता हूँ कि मतला है, याद जैसी रहगुज़र है तो सही, क्या बात! याद जैसी रहगुज़र है तो सही, वो कहीं भी है मगर है तो सही। क्या बात! वाह! याद जैसी रहगुज़र है है तो तो सही, सही, वो कहीं भी है मगर है तो है सही। तो सही। और बेखबर हूँ, हुँ, ये खबर है तो सही, बिल्कुल क्या बात है, वाह! बेखबर हूँ, ये खबर है तो सही, और बंद पलकों में नज़र है तो है सही। तो सही, क्या बात! और अब तो ज़माना बिल्कुल बदल गया कि अब ख़त व किताबत और पोस्ट ऑफिस बहुत लिमिटेड हो गए। जी, लेकिन एक ज़माना था कि लव लेटर्स खूब। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस वक्त का एक शेर को ध्यान में रख के वो नहीं तो उसका खत ही आ गया, हुँ, वो नहीं तो उसका खत ही आ गया, याद उसको मेरा घर है तो सही। क्या बात! और चूंकि हम राजस्थान में रहते हैं, जी, वो भी वेस्टर्न राजस्थान में, जी। तो यहाँ पर डेजर्ट है। हुँ, उर्दू में एक लफ्ज़ है बगुला। अच्छा, बगुला का मतलब होता है बवंडर, बवंडर रेत और हवा लाइक का लाइक टॉर्नेडोज़ जी, इंग्लिश में जो हाँ वर्ड बिल्कुल, टॉर्नेडो है। जी जी। तो उसको ध्यान में रख के मैंने एक शेर कहा था कि
रक्स करता है, रक्स मतलब नाच डांस हम्म नृत्य, रक्स करता है बगुला मौज में, हम्म रक्स करता है बगुला मौज में, दश्त में भी एक भंवर है तो है सही। तो सही। क्या बात। और फूल है, साया है, पत्ते हैं न फल, हम्म, फूल है, साया साया है, है। पत्ते हैं न फल, एक तसल्ली है शजर है तो सही, क्या बात है, क्या बात एक है। वाह। तसल्ली है शजर है तो सही, याद जैसी रह गुजर है तो सही, वो कहीं भी है मगर है तो है तो सही। सही। क्या जी बात है, वाह। आपने सच में जो माहौल जमाया है वो बहुत ही उम्दा है। और आगे बढ़ते हैं। जी आप बता रहे थे कि आपने एक किताब लिखी है इस पर, जी जी। तो थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। हाँ देखिए, वो किताब क्योंकि पहली किताब थी, तो उसमें मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, जी। उन्होंने बहुत जोर दिया, और मेरी जो बेटर हाफ थी उन्होंने भी बहुत कहा कि आपकी किताब आनी चाहिए, उन दोनों ने आपको प्रोत्साहित किया। किया कि आप जल्दी किताब ले आइए। तो मैंने फिर बात की उस्ताद से, जी। और उन्होंने कहा ठीक है अब किताब आ जानी चाहिए। लेकिन जो फ्रेंड है उनको उर्दू नहीं आती थी, हम्म तो उन्होंने कहा किताब तो मैं अपनी तरफ से छपवाऊंगा। तो फिर उन्होंने उसको देवनागरी यानी हिंदी लिपि में छपवाई, और उसमें जो गज़लें थी, जो मतलब मैंने दिन रात करीब हफ्ते भर बैठ के वो गज़लें लिखी, हम्म और कुछ दोस्तों को अपने उसके साथ शेयर किए ख्यालात कि भाई इसको कैसे करना है। उसमें हमारे भाई हैं ब्रजेश अंबर, हम्म उनके साथ कुछ बात की, और फिर उस्ताद को दिखा के वो किताब फाइनल की। उसमें जो गज़लें हैं, उसमें गज़लों के अलावा दोहे हैं। हम्म हाँ, क्योंकि देवनागरी में लिखी है देवनागरी में आपने, जी, तो दोहे हैं। डेफिनेटली दोहे होंगे। जी राइट। जी बिल्कुल। जी। तो उसमें से जो दोहा, एक दोहा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि घर से निकले रास्ता, घर रास्ते का छोर, हम्म घर से निकले रास्ता, घर रास्ते का छोर, हम्म और मेरा घर ही खो गया, मैं जाऊं किस ओर। क्या बात है, वाह। जी। तो इसमें गज़लें और दोहे थे, और उसके बाद में उस किताब पर कई लोगों ने रिव्यू लिखे, और कई लोगों ने शाबाशी मुबारकबाद दी। और वो बात है जून 2014 की, यानी अब कम से कम लगभग 11 साल साल हो गए। इस बात को हो गए तो हैं। अब वो जल्द ही दूसरी किताब भी, बल्कि तीसरी किताब भी साथ ही आ जानी चाहिए, इतना बिल्कुल मवाद बिल्कुल। है मेरे पास में। जी। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मंजर आम पे आ जाए। और क्या नाम है, किताब के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें मैंने थोड़ा बहुत अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, दोस्तों के बारे में लिखा कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ। हम्म और क्योंकि बेसिकली उसमें गज़लें ज़्यादा हैं तो गज़ल जो है पुराने ज़माने में ये माना जाता था, ये अभी भी जो एकेडमिक लोग उसको डिफ़ाइन करते हैं तो ये कहते हैं कि हुस्न इश्क की बातें, औरत से बातचीत। लेकिन अब ये जो उसकी तारीफ़ है या परिभाषा है बदल चुकी है। आज के ज़माने में औरत खुद गज़ल कह रही है, और उसके जो टॉपिक्स हैं, मौज़ूआत हैं, वो हम्म भी बदल चुके हैं। बिल्कुल। अब गज़ल सिर्फ़ इश्क और हुस्न तक महदूद नहीं है, ज़िंदगी के हर शोबे पे गज़ल की पैनी नज़र और पकड़ है। तो गज़ल अपना सफ़र काफ़ी आगे जा चुका है उससे, गज़ल। बिल्कुल सही कहा जी, ये आपने। जी, तो माहिर जी, एक और जी। शायरी हो जाए तो। हाँ, देखिए अब अलग-अलग कुछ शेर याद आते हैं, तो एक आध शेर मैं आपसे एक जुमला भी चलेगा, क्योंकि कहते हैं कि ना। देखिए, फिर हम्म किसी हम्म हादसे की आहट है, फिर किसी हादसे हादसे की की आहट आहट है, है। आपके लब पे मुस्कुराहट है। क्या बात। वेरी वेरी नाइस, जी, वेरी नाइस। जी। और कोई दिल में उतर गया जब से, हम्म कोई दिल दिल में में उतर उतर गया गया जब जब से, से। छुपता फिरता हूँ जाने क्यों सबसे। बहुत तो खूब। इस तरह के काफ़ी शेर हैं। बहुत खूब। और अब वो जो गज़ल आपको सुनाई थी, उस वक़्त एक शेर रह गया था, अच्छा। अब वो याद आ गया जी। कि वो दुआ में गर नहीं तो क्या हुआ, हम्म वो दुआ में गर नहीं तो तो क्या क्या हुआ। हुआ, बात में मेरी असर है तो सही, क्या बात है। बात में मेरी असर है तो सही। और देखिए उर्दू में एक सिन्फ है, एक फॉर्म है जिसे कहते हैं कता, यानी गज़ल के तो दो मिसरों में यानी दो लाइनों में बात पूरी होती है, हम्म एक कपलेट में बात पूरी होती है। लेकिन कता में चार लाइनें होती हैं, चार मिसरे होते हैं, हम्म उसमें बात पूरी होती है। तो एक कता आपसे शेयर करता हूँ
बहुत शुरुआत के वक्त का है। ये मिलना जुलना छूट गया है, हम्म। मिलना जुलना छूट गया है। छूट गया है, हर आईना टूट गया है। हम्म, मिलना जुलना छूट गया है, हर हर आईना आईना टूट टूट गया है। गया है। अब मैं हूँ और ये जंगल है, रास्ता पीछे छूट गया। क्या बात अब मैं हूँ और ये जंगल है, है, रास्ता रास्ता पीछे पीछे छूट छूट गया गया है। है। और एक और कथा है, एक लफ्ज है मर्दुम शनास, हम्म। यानी वो इंसान जिसको आदमी की पहचान हो, हम्म। जो इंसान को देख के पहचान ले। और एक लफ्ज है कयास। हम्म। कयास का मतलब होता है गैस करना, गेस अनुमान, करना, अनुमान अनुमान लगाना। लगाना। जी। और तीरगी का मतलब होता है अंधेरा। हम्म। तो कौन मर्दुम शनास होता है, हम्म। कौन मर्दुम शनास होता है, अपना अपना कयास होता है। हम्म। कौन मर्दुम शनास होता है, अपना अपना कयास कयास होता होता है। है। हम जिसे रोशनी समझते हैं, हम्म। तीरगी का लिबास होता है। हम बहुत जिसे खूब। रोशनी समझते हैं, तीरगी का लिबास होता है। तो इस तरह से गज़लें अपना सफ़र हमारे रास्ते से तय कर रही बिल्कुल, हैं। और बिल्कुल माहिर जी। जी, और आप बिल्कुल माहिर हैं, जितना भी नहीं, अभी तक हमने सुना नहीं, है। असल में मैं तो नाम का माहिर हूँ। लेकिन आपकी ये किताब अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो कहाँ से हाँ, ले वो सकते रेख्ता पे हैं? अवेलेबल है। रेख किस? पे पानी लिखता हूँ, जी। अगर लिखेंगे तो इशराकुल इस्लाम माहिर और रेख्ता पे वो आ जाएगी। जी। जी, वो तो अवेलेबल है उस पे। कई बार ऐसा होता है, हम जो नॉलेज गेन करते हैं वो हम आने वाली पीढ़ी के साथ साझा करते हैं, ताकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी जी, जी। उस चीज़ को हम आगे बढ़ा हाँ, पाएँ। जी, जी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? और आप आने वाली पीढ़ी के नहीं, लिए। तो मैं तो ये मानता हूँ कि हर आने वाली पीढ़ी अपनी अप्रोच और अपनी थॉट साथ लेके आती बिल्कुल आती है सर, है बिल्कुल। ना? और यही वजह है कि हर घर में एक जनरेशन गैप नज़र आता है। तो वरना अगर आपने जो संस्कार दिए हैं, वो हुँ। एज़ इट इज़ अगर उन्होंने एडॉप्ट कर लिए हैं, तो फिर हुँ। कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यही कॉलेजेस में भी होता है कि टीचर और स्टूडेंट के, अगर स्टूडेंट बिल्कुल जेन्युइन है, तो वो अपने टीचर के साथ में डिबेट करेगा, बात करेगा, आर्गुमेंट करेगा, सैटिस्फैक्शन या नॉन सैटिस्फैक्शन जो भी उस पे अपने लॉजिक देगा। हुँ। तो जो भी नई जनरेशन आती है और अगर वो क्या नाम है सोचने समझने वाली है, जिसका आजकल थोड़ा कमी हो गई है, हुँ। लेकिन जो लोग वाकई डिवोटेड और डेडिकेशन के साथ में पूरे इन्हमाक के साथ में लिखते पढ़ते हैं, वो सवाल जवाब करते हैं, तो उनके पास में अपना खुद का नज़रिया, अपनी नज़र और अपनी सोच होती है। तो मैं इस बात का कायल नहीं रहा, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा नहीं रहा बचपन से ही। जो मेरे फैमिली बैकग्राउंड में जो लोग रहे, वो ट्रेडिशनल भी नहीं बल्कि थोड़ा सा, अगर माजरत के साथ कह दूँ तो ऑर्थोडॉक्स थे। हुँ। लेकिन उसके बावजूद मैंने अपनी ज़िंदगी जिस तरह से जी, वो उनके विचारों से मेल नहीं नहीं खाती। खाती। तो मैं ये नहीं चाहता कि आने वाली नस्लों पर थोपूं। ये ज़रूर है कि हुँ। उनको ये बता दूं कि ये ऐसा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, बिल्कुल। अब आप देख लीजिए। हुँ। ठीक है, ये गाइडेंस तो ज़रूरी है। बस एट लीस्ट हाँ, ये बताना ज़रूरी है कि ये रास्ता सही है और ये गलत ये गलत है। है, ये अब गलत है। चलना उनको है, बिल्कुल, राइट? लेकिन बिल्कुल। शायरी पर आप क्या बोलेंगे? आने वाली जनरेशन उसको किस तरह से देखती है? देखिए, क्योंकि जितनी ट्रेडिशनल शायर हुआ करते थे, जी, अब आने वाले टाइम में जो नई नस्ल है, नई नई पीढ़ी है, जी। वो इसको किस नज़र से देखती है? आपका क्या नज़रिया है उस पर? देखिए, मेरा शायरी को लेकर नज़रिया ये है कि शायरी वही ज़िंदा रहती है जो बहुत गहरी होती है हुँ। और जो आसानी से समझ में नहीं आती। जो चीज़ आसानी से या जल्दी समझ में आती है, उसकी उम्र बहुत कम होती है। बिल्कुल सही कहा गालिब आपने। को गुज़रे हुए 200 साल से ज़्यादा हो गए, आज तक गालिब ज़िंदा है बिल्कुल, और हर शायर का कंटेम्परेरी है। बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल, गालिब के बिना तो कोई तो शायरी पूरी और ही नहीं हो जी, सकती। लेकिन नई नस्ल के साथ में एक हुँ। चीज़ है कि नई नस्ल में जो लोग भी हुँ। आर्ट से, कल्चर से, लिटरेचर से जुड़ते हैं या जुड़ रहे हैं, हुँ। वो लोग पढ़ लिख के आगे आते हैं। वो आपसे इम्प्रेस नहीं होंगे जब तक कि आपके पास में पूरा इल्म नहीं है, ये बात भी पूरी बिल्कुल सही जानकारी है। नहीं है। अगर आपके पास में सरफेशियल नॉलेज है, हुँ। तो उनको लग जाएगा, वो आपको ज़ाहिर नहीं करेंगे कि हमने आपको कुछ नहीं समझा, लेकिन वो अंदर से समझ जाएँगे कि इनके पास में ज़्यादा। तो इसलिए वो लोग उसी को पसंद करते हैं हुँ। कि जिसके पास में डेप्थ है और जिसके पास में उनको लगता है कि उनको उनके थॉट प्रोसेस में कुछ
डेवलपमेंट हुआ है। हम्म। अगर आप फ्लैट ही चल रहे हैं, एक प्लेटू में रह रहे हैं, तो फिर उनको लगता है कि, क्योंकि मेरे आसपास में, क्योंकि मैं टीचिंग के प्रोफेशन में हूँ, तो जी। नए स्टूडेंट्स भी आते हैं, बॉयज़ गर्ल्स, तो उनसे बातचीत होती है। जो लोग सिंसियर हैं उनसे बात करके लगता है कि इनके पास में एक आग है, हम्म। अगर इसको सही तरीके से काम में ले जाए तो ये लोग आगे निकल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वो एक्सेप्ट अपने एक्सपीरियंस और अपने एहसास से ही करते हैं, उनका एक तरीका उनका है। एक तरीका है। तो इसलिए ये जो क्या नाम है, हमारे एक चीज़ चली आती है ना, लोगों को जगाने वाला, लोगों को, हम्म। तो हमारे उस्ताद अक्सर ही बात कहते हैं कि हम्म। जगाने वाले तो बहुत आगे हैं भैया, अब आदमी को चैन से सुलाने वाला कोई बोला ही ताकि शांति हो। इतने हम्म। सब सब जगा रहे तो बहुत शोर हो जाएगा, सही बात है, तो कुछ बैलेंस। बैलेंस होना चाहिए। जी। तो जैसा कि आपने कहा कि जो नई पीढ़ी है वो अपने तरीके से सीख रही है, जी। लेकिन क्या वो जज़्बा है उनमें? अब देखिए उसमें ऐसा है कि वक्त के साथ, दौर के साथ, जो इंटरेस्ट हैं या जो क्या कहना चाहिए ट्रेंड्स हैं, वो बदल जाते हैं। हुँ। अब हमारे बचपन में लोग पतंग उड़ाते थे, लट्टू चलाते थे, इस तरह के खेल खेला करते। अब जैसे नई जनरेशन आई है तो उनके शौक अब सोशल मीडिया पर या इंस्टा पर अलग तरह के शौक, अलग तरह के, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति की मिट्टी में फ़लसफ़ा, दर्शन शामिल है, हुँ। तो क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये क्यूरियोसिटी एक हमारे यहाँ पर एक इनबिल्ट है। हुँ। तो वो उनको ज़रा-सा ही सिंसियर आदमी होगा, उसको अपने आप पोएट्री की तरफ ले आएगी। आपने देखा हुँ। होगा बहुत से लेफ्टिनेंट और मेजर होते हैं, वो पोएट्री की तरफ आते हैं। बहुत से जजेस हैं, वो हुँ। बहुत शिद्दत से पसंद करते हैं बिल्कुल। एडवोकेट्स, क्योंकि वो लोग सोचते हैं। तो सोचने समझने का जब तक सिलसिला रहेगा, लोग शायरी की तरफ अपने आप आते रहेंगे। चाहे वो नई जनरेशन के हैं या बाद में वो मैच्योर हो जाएँ उसके बाद आएँगे। एक मैं आपसे बहुत ही बेसिक सवाल पूछना चाहूँगी, जी, मेरे खुद के बिल्कुल। नॉलेज के लिए कि जी, कवि और शायर में क्या फ़र्क है? देखिए वैसे तो हम लोग ये मानते हैं, ज़्यादातर लोग, आपने बहुत अच्छा सवाल किया जी। कि शायर जो लफ्ज़ है, इससे पहले अरबी में एक तरीका है कि 3 लेटर से एक शब्द बनता है। हुँ। तो शेर 3 लेटर से बना है, शेर। उसका मतलब होता है जानना, हुँ। और शायर का मतलब होता है जानने वाला। हुँ। ठीक है? शेर का मतलब होता है जानना, जानना टू और नो, शायर का मतलब होता है जानने जानने वाला। वाला। हाँ, अब चूँकि हम जिस ट्रेडिशन से आए हैं, जिस उस्ताद के पास उठना-बैठना है हमारा, वहाँ से ये होता है कि जानना क्या? किसको जानना? हुँ। खुद को जानना, दुनिया को जानना, उसको जानना। तो पहली बात तो ये शायर वो जो किसको जानना? जानना, तो ये क्वेश्चन मार्क है। और जो मतलब शायर का है वो कवि का नहीं है, हुँ। और जो मतलब कवि का है वो पोएट का नहीं है। ओके। इन तीनों के मतलब अलग-अलग हैं। लेकिन ओके। हम लोग जल्दी में रहते हैं या कहीं न कहीं सबको हाँ, लगता है हाँ, वो सेम ही है, सेम है, लेकिन वो सेम नहीं जबकि है। वो सेम इसी नहीं है। तरीके से जैसे कि धर्म, मज़हब और रिलीजन, तीनों के मतलब अलग-अलग है। हुँ। धर्म वो है जो आपने धारण किया, जिसको आप निर्वहन कर रहे हैं। हुँ। मज़हब का मतलब है पाक करने वाला, तो हुँ। धर्म से मतलब अलग है। हुँ। और रिलीजन का मतलब अंग्रेजी में कुछ और है। हुँ। तो हम लोग कवि को और शायर को, लेकिन उनका काम तो एक ही है, हुँ। लेकिन दोनों के अर्थ अलग-अलग हैं। और हमारे स्कूल में, जिस स्कूल से मैं आता हूँ, वहाँ पर सिनोनिम्स नहीं होते हैं। यानी अगर आपने एक लफ्ज़ के लिए सूर्य के लिए दिनकर, रवि, भास्कर अलग-अलग बोला, या हुँ। चाँद के लिए हिलाल, कमर और माहताब बोला, तो उन सब के मतलब अलग-अलग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहली तारीख को जो चाँद दिखेगा, हुँ। उसको कहेंगे हिलाल, हुँ। है तो वो भी चाँद ही। उर्दू में, राइट? हाँ, उर्दू में। उर्दू में हिलाल है। हुँ। और जो पूरा चाँद होगा, है तो वो भी चाँद, लेकिन हुँ। उसको कमर कहेंगे। हुँ। तो इसलिए हमने मतलब लफ्ज़ों को जो है ना, उसके बिल्कुल जो बुनियादी मानी है, हुँ। उससे हटा के हम लोग देखते हैं। जबकि मतलब शुरुआत में अगर लैंग्वेज को पढ़ाया जाए तो इस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए कि एक-एक लफ्ज़ का मतलब अलग-अलग है। रवि हुँ। का मतलब अलग है, भास्कर का अलग है, दिनकर का अलग है, सूर्य का अलग है, अरुण का अलग है। हुँ। अब अरुण जो है सुबह के वक़्त में जो सूरज निकलता है, बिल्कुल ठंडा सूरज होता है, और उसकी जब पहली किरण आती है ज़मीन पर, हुँ। तो अरुणाचल प्रदेश पे गिरती है, इसलिए उसका नाम अरुणाचल प्रदेश है। हुँ। अरुण से अरुणाचल प्रदेश। तो हर लफ्ज़ का मानी अलग-अलग है।
वो समझना ही तो बहुत जी। कभी-कभी मुश्किल हो जाता है, हाँ, क्योंकि हम एक ही समझ लेते हैं। हाँ, मतलब यही होता है कि शायरी में या लिटरेचर में जो भी लफ्ज़ है, पहली बात तो जो भी अच्छा शायर होता है, वो एक-एक लफ्ज़ बहुत मतलब उसी तरीके से जैसे कि कोई बहुत अच्छा सुनार जो है हीरे या मोती हार में या कंगन में लगाता है, उस तरह से लगाता है। यानी बिल्कुल भी नेचुरल लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए आर्टिफ़िशियल है। हुँ, इसी तरह से शायर भी लफ्ज़ ऐसे रखता है, ऐसा लगना चाहिए कि ये आसमान से ही उतरा है। हुँ, और फिर उसके अंदर एक फ्लुएंसी होना चाहिए, एक रवानी होना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए जैसे कोई बिजली चमकी है। बहुत से शेर इस तरह होते हैं भी हैं। जैसे अक्सर हमारे उस्ताद इस शेर को कोट करते हैं कि लब पे आती है बात दिल से हफीज़, लब पे आती है बात दिल से हफीज़, बात दिल में कहाँ से आती है? हुँ, तो अब वो आदमी सोचने मजबूर होता है कि हाँ, अभी होंठ पे तो वो आई, जो दिल में है वो होंठ पे आया, लेकिन दिल में कहाँ से आई है? हुँ। ज़हन से। लेकिन ज़हन से ज़हन में कहाँ से आई? मतलब उसका ओरिजिन कहाँ है? ये है। तो ओरिजिन तो वहाँ से इज़ तो वहाँ से ये बात आई जो मेरे पास है वो आपके पास क्यों नहीं आई? मेरे पास अलग तरह से आएगी, आपके पास अलग हाँ, तरह तो से वो आएगी, क्योंकि ये हम कहते हैं इंडिविजुअलिस्टिक की बात हो गई है कि हुँ, हर एक इंसान अलग सोचेगा नहीं उसी चीज़ के बारे में। वो तो तो है लेकिन मुझे वो ऐसा एग्ज़ैक्ट लगता है। मतलब इससे पहले गालिब ने एक शेर कहा था, हुँ, आते हैं गैब से ये मज़ामीन ख़याल में। हुँ, मतलब अदृश्य जगत जो है, जो दिखता नहीं है, उसको हुँ, गैब कहते हैं। हुँ, तो गैब से ये जो मज़ामीन हैं, हुँ, मेरे हुँ, ख़याल में आते हैं। तो गालिब को तो पता था। हुँ। आज के ज़माने के शायर को कभी को ये पता नहीं है कि ये बात कहाँ से आ रही है, बात दिल में कहाँ से आती है। लेकिन दिल में एक बात आती है। सही बात है। जी। डिबेट तो हम कर सकते हैं जी, बिल्कुल, माहिर बिल्कुल, साहब, हाँ। लेकिन बात वही है, ज़हन में जो आता है जी, वो देखिए कहीं न अब कहीं। ये अब मुझे नहीं पता हुँ, कि आप कि जैसे ज़हन एक लफ्ज़ है, जी, दिमाग एक लफ्ज़ है, जी, अक़्ल एक लफ्ज़ है। जी। तो अब ज़हन को अगर आप किसी को समझाएँगे तो उसको इंग्लिश में या हिंदी में कैसे बताएँगे कि ज़हन क्या है? बिल्कुल, जैसे जो आपने डिफ़रेंस बताया शायर और कवि में, हाँ, वही डिफ़रेंस है ज़हन और हाँ, तो अक्ल में, वो कहीं अब न जैसे कि कहीं। आपने ज़हन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मेंटलिटी के लिए कि इसकी ज़हनियत बहुत ख़राब है, जी। तो हम कहेंगे मेंटलिटी, हुँ, मानसिकता। मानसिकता, ठीक है ना? मानसिकता। तो अब वो उसकी मानसिकता कैसे बनी, वो विचार उसके मन में कैसे आ और रहे हैं? मानसिकता भी खुद से ही आती है। हाँ, वो तो ठीक लाइक बात हर है। एक इंसान की मानसिकता सर अलग-अलग अलग होगी, बिल्कुल अलग राइट? होगी। जिस चीज़ को आप अपने नज़रिए से देखेंगे, उसको शायद मैं अपने नज़रिए से देखूँगी, बिल्कुल, तो वो अलग ही हो जाएगी। बिल्कुल। और जैसा आप उस ऊपर वाले को परसीव करेंगे, लाइक परवरदिगार को आप जी। जैसे, आपकी जो ज़हन में जो, मैं अपने आप को इसलिए यहाँ डिबेट करना चाहूँगी क्योंकि हर बात अलग बिल्कुल, हर बात अलग है। है ना? हर ज़हन अलग है और उस ऊपर वाले को परसीव करने का नज़रिया हर किसी का अलग है। जी, बिल्कुल इसमें कोई बात मतलब ऐसा इसमें ऐसा इख्तिलाफ़ मुझे की बात लगता है नहीं है, सर। लेकिन हाँ, वो तो ठीक बात है। जी। वही आपके मन में भी एक बात आ रही है, मेरे मन में भी आ रही है, और भी लोगों के आ रही है। लेकिन शायर का सवाल ये है कि बात दिल में आती कहाँ से है? यानी इसका ओरिजिन कहाँ है? यानी वो आपने कह दिया यहाँ आ रही है, लेकिन यहाँ तक कैसे आई है? हुँ, तो वो एक ऐसा सवाल है कि जिसके ऊपर आदमी सोचता है कि यार बिल्कुल, बात तो बिल्कुल। ठीक है यार, कहाँ से आ रही है? बिल्कुल, जी, बिल्कुल। और शायरी का कोई बेस नहीं है। इट जस्ट हैपेंस। जहाँ तक मुझे लगता हाँ, है कि वो आपकी सोच है, आपकी दिल की नहीं बात है, आप रख रहे सोच हो। के देखिए सोच के अलावा एंड मतलब सोच तो है, हुँ, मतलब हम उसको ये कह सकते हैं कि अ अ, उसमें एहसास है, एहसास है, जज़्बात हैं, फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स। है ना? जी, और यानी हम जो सोचते हैं उसको एहसास और जज़्बात के रास्ते कहें और जो कुछ बिल्कुल, हम महसूस करते हैं उसको सोच के कहें, बिल्कुल, बिल्कुल सर। दोनों मुमकिन है। दोनों मुमकिन है। हुँ, और नज़रिया बहुत जी, मायने रखता है। आप मतलब किस चीज़ को कैसे परसीव करते हैं वो मायने रखता जी, है। और और नहीं नॉलेज, देखिए पर्सीव के अलावा इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन, इम्पोर्टेंट है एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, कि आपको परसीवरेंस एंड लाइक हाउ यू हाँ, परसीव एंड हाउ यू हाँ जी, इंटरप्रेट इट, बिल्कुल। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और शायरी से मेरा लगाव ऐसे भी है कि मैं खुद शायर नहीं हूँ, लेकिन मुझे शायरी पसंद है, जी, जी। सुनना पसंद है। हाँ, नहीं देखिए हम तो ये मानते हैं कि शायरी को पसंद करने वाला भी इसको हम कह सकते हैं सहृदय होता है। हुँ, क्योंकि क्या नाम है बहुत सी खुशबू ऐसी होती है जो हर एक के लिए नहीं होती हैं, ट्रू, है ना? और बहुत से रंग ऐसे होते हैं कि जो सबके लिए नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो
कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं शायरी हम्म। के लिए, कुछ ख़ास, और शायरी करने के लिए भी, और शायरी मतलब जो लोग शायरी को महसूस करते हैं। अक्सर एक बात लोग कहते हैं जो हमने अपने स्कूल से सीखी है कि जी। ये शेर समझ में नहीं आया। जी। शेर का ताल्लुक समझ से नहीं है, शेर हम्म। का ताल्लुक एहसास से है। एहसास से है। आपको महसूस हुआ। बिल्कुल। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कोई एक लाइन या कोई एक पैराग्राफ या कोई एक डायलॉग आपको बहुत अच्छा लगा, हम्म। और वही डायलॉग, वही पैराग्राफ किसी और को इतना अच्छा नहीं नहीं लगा। लगा। एक गज़ल में कोई शेर किसी को बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा। और दूसरे को नहीं लगा। इसका मतलब आपकी और उस टेक्स्ट की जो आपको अच्छा लगा, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी सेट हुई है। तो हम्म। इसमें हम ये मान सकते हैं कि उसमें टेक्स्ट ने आपको पढ़ा, यानी हम्म। टेक्स्ट में से कुछ ब्लिंक हुआ और उसने आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो मुझे ये लगता है, मैं अगर मेरे साथ अगर ऐसा होता है तो मैं ये मानता हूँ कि ये चीज़ ऑलरेडी मेरे अंदर मौजूद थी। हम्म। इस टेक्स्ट ने मुझे ब्लिंक करके बताया कि तुम्हारे यहाँ ये भी चीज़ मौजूद है। हम्म। तो कई बार टेक्स्ट भी रीडर को पढ़ता है। बिल्कुल। और एवरीथिंग इज टू वे सर, जी, जी। है ना? जब हम एक किताब पढ़ते हैं या हम्म, कोई शायरी की किताब एक्चुअली लीजिए। इसमें 3 लोग होते हैं। बिल्कुल। एक तो होता है जिसने वो लिखा, हम्म। ठीक है? एक वो होता है जो पढ़ रहा है, जो पढ़ रहा है। ठीक है? और एक उसके बाद में जो इंटरप्रेट कर रहा है उसको, बिल्कुल, तो तीनों अलग अलग चीज हो अलग-अलग। गई। जी। जिसने अच्छा, लिखा मतलब उसका मैं तो ये भी नजरिया। कहूँगा कि चलिए उसको, एक तो है राइटर, एक है टेक्स्ट, हम्म। एक है रीडर। राइट। ये 3 चीज़ें हैं। राइटर, रीडर, टेक्स्ट एंड इंटरप्रेटर। हाँ, इंटरप्रेटर तो चलिए उस वक़्त में वो सेकंड हो गया, मतलब हम्म। एज़ अ पर्सन। एज अ पर्सन। लेकिन राइट। मेरे हाथ में एक बुक है, हम्म। तो राइटर ऑलरेडी आ गया, जी। टेक्स्ट बिल्कुल। आ गया, जी। और अब इन तीनों के इंटरेक्शन से एक बात पैदा होगी, एक नया इंटरप्रिटेशन आएगा। एंड इंटरप्रिटेशन कैन बी डिफरेंट। हाँ, इट मस्ट बी। It must be, right? जी, Because every वरना तो, individual is different. जी, जी। So they will interpret in हाँ, different way बिल and different manner, बिल्कुल, बिल्कुल। right? इसीलिए जैसे चाहे हमारे स्क्रिप्चर हैं या धर्म ग्रंथ हैं, तो गीता की इतनी टीकाएँ हैं, कुरान की इतनी तफसीरें हैं, गालिब की इतनी शरह हैं, या Hmm. और भी जो क्या नाम हमारा क्लासिकल है, Hmm. तो उसके बारे में लोग, हर नए ज़माने का इंसान अपने ज़माने के हिसाब से, अपने दौर के हिसाब से उसको इंटरप्रेट करता है, और उसका मानी ज़माने के हिसाब से बदल जाता है। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। Definitely, sir. जी। अच्छा, आपकी अगली किताब के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, देखिए अभी वो, मतलब वो क्या कहना चाहिए, मैं उसको, आप अभी भी उस पे हाँ, काम कर काम रहे कर हैं? रहा हूँ। एक तरह से कहना चाहिए कि उसको असेंबल कर रहा हूँ जी। जी। कि कौन-सी गज़ल रखना है, कौन-सा शेर रखना है, कि इसमें क्या चेंज करना है। और फिर इस बार कोशिश है कि देवनागरी और उर्दू दोनों में एक साथ आए। उसमें से कुछ कलम अगर आप हाँ, अभी तो कुछ ऐसा मुझे ऐसे दिमाग, ही अगर हाँ, दो कहते हैं ना, एक जुमला ही सुना हाँ, दीजिए। देखिए कोशिश करता हूँ। खुशबू न उड़े जिसकी, वो रंग चढ़ा जाओ। खुशबू न उड़े जिसकी, वो रंग चढ़ा जाओ। हर गुल में मोहब्बत का एक बाग बसा जाओ। हम्म। गुलशन न कोई बाँटे, अब फूल न हो कांटे। हम्म। गुलशन न कोई बाँटे, अब फूल न हो कांटे। जो सब पे करे साया, वो पेड़ लगा जाओ। क्या बात है। और वेरी नाइस। बेसमत चलो माहिर, हम्म। बेराह रखो रास्ता। हम्म। बेसमत दिशाहीन, हम्म। बेराह पथहीन। बेसमत चलो माहिर, बेराह रखो रास्ता। मंजिल के निशान लेकिन दुनिया को बता जाओ। क्या बात है। बहुत ही जी, उम्दा शुक्रिया। लिखा है आपने। एंड हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है बहुत नवाज़िश। माहिर जी। एंड आप अपने नाम की तरह ही माहिर हैं ही। मैं एंड मैं तो यही कहता हूँ, मैं तो नाम का माहिर हूँ। बिल्कुल। और इस तरह के शायरी आप करते रहिए, लिखते रहिए। जी, जी। और मैं तो इतना ही बोलूंगी कि आने वाली पीढ़ी को भी कहते हैं ना तराशना जरूरी है। जी, जी। अब उसमें ऐसा है ना, जिस जिस तरीके से अ, जो ट्रेडिशन रही है हम्म। शायरी में, ज़्यादातर जिसके पास में इसका ज़ौक़ और शौक़ होता है, वो खुद ऐसी किताबें ऐसे लोगों के पास पहुँच जाता है। तो हम्म। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जल्दी हाँफ जाते हैं, हम्म। कुछ लोग थोड़ी दूर चल के हाँफ जाते हैं। लेकिन इसके अंदर ये सबसे पहली चीज़ है, इसमें पेशेंस बहुत चाहिए। यानी लफ्ज़ों को महसूस करने के लिए आपको, जैसे अक्सर उस्ताद कुरान से कहते हैं कि देवता होकर ही देवता को पाया जा सकता है।
हुँ, तो हर लफ्ज़ के मानी के साथ आपको खुद को इम्बाइब करना आना चाहिए कि मैं भी उसका मानी तक पहुँच जाऊँ हुँ, और उसके बाद में मैं कुछ कहूँ या पढ़ूँ या समझूँ। लेकिन आजकल थोड़ा-सा ये है, कुछ लोग जल्दबाज़ी में होते हैं और फिर सोशल मीडिया का फ़ज़्ल-ओ-करम ऐसा हो गया है कि आप कुछ भी लिख दें, 100-200 लोग आप भी आपको लाइक कर देंगे, आप कवि से महाकवि हो जाएँगे। हुँ, लेकिन थोड़ा पेशेंस माँगता है ये। और जिनकी याद, हमारे एक बुज़ुर्ग शायर थे मकराना के, उनका शेर है कि 2 कदम की है यात्रा तेरी, हुँ, खुशतर मकरानवी साहब। 2 कदम की है यात्रा तेरी, मुझको चौराहे पार करने हैं। हुँ, तो जिनको लंबा सफ़र होता है वो लिखना और पढ़ना दोनों में जल्दबाजी नहीं करते हैं। हुँ, खूब पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में उसको इम्बाइब करते हैं और उसके बाद में वो कुछ लिखते हैं। अगर वही लिखना है जो सब लिख चुके हैं, तो मैं नहीं समझता लिखने का कोई मतलब है। जो सब लिखने के बावजूद आप अपनी तरफ से कुछ नया या अलग कर सकते हैं, तो लिखना आपका मानी-ख़ेज़ है या सार्थक है। बट वो गाइडेंस हाँ, तो नहीं गाइडेंस वो मैंने आपको क्या अर्ज़ किया हुँ, कि अगर कोई आता है, हुँ, तो उसको गाइडेंस बराबर मिलती है, बराबर दी जाती है, लेकिन लोग जल्दी में ज़्यादा हैं आजकल। हुँ, पेशेंस नहीं है। पेशेंस नहीं है। उनको ये लगता है कि जल्दी से जल्दी मैं, अच्छा फिर होता क्या है कि कई जगह पर मंच ने भी कविता को, मतलब कविता को नुकसान पहुँचाया है, हुँ, या मुशायरे ने भी। हमारे अल्लामा इकबाल ने इस बात को कहा भी था कि मुशायरों ने, क्या नाम है, ज़बान को तो फ़ायदा पहुँचाया, लेकिन हुँ, अदब को नुकसान पहुँचाया, लिटरेचर को नुकसान पहुँचाया। क्योंकि उसमें फिर जो भी शायर हैं वो ऑडियंस के हिसाब से शेर कहते हैं, तो यानी अपने लेवल से आपको नीचे आना पड़ता है। फिर धीरे-धीरे उसका एक सिलसिला शुरू हो गया। अब लोग और कितने नीचे आ चुके हैं, अब इतने नीचे आ चुके हैं कि उसके ज़्यादा नीचे जाने का जगह नहीं बची है। बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ जो हुँ, आप बताना चाह रहे हैं कि जी। अब जो शायर होता है वो अपने नज़रिए से नहीं, हुँ, ऑडियंस के नज़रिए से बस शायरी कर करता है, रहे हैं। तो और आई थिंक जो पुराना जो ट्रेडिशन है वो कहीं न कहीं धूमिल हो रहा है। मतलब हाँ, मैं नहीं, ये तो नहीं देखिए बोलूँगी कि मैं, मिट रहा है, हाँ, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो वो उसी ट्रेडिशन को आज भी नहीं, फ़ॉलो वो कर रहे हैं। जो अच्छा शायर है, हुँ, वो तो ट्रेडिशन को फ़ॉलो करते हुए उसको आगे बढ़ाता है। करेक्ट। मतलब उसको ध्यान रहता है हुँ, कि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। जैसे हुँ, कोई भी नया जैसे हम हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों में हम देख लें, मोबाइल के हुँ, में आएगा नया फ़ीचर, आएगा नए मोबाइल में, हुँ। कार आएगी तो नया फ़ीचर आएगा, तो शायरी में भी तो नया आएगा भाई। यहाँ तक तो आ चुका है इंसान, बिल्कुल इंसान आएगा का सर। एहसास, इंसान के जज़्बात, इंसान के ख़यालात यहाँ तक आ चुके हैं, अब यहाँ से आगे ले जाना है, तो हुँ। वो नए आने वाले ही ले जाएँगे। तो आप कुछ आने वाली पीढ़ी को, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, हुँ, आपकी नेक्स्ट जनरेशन है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, शायद अगर मैं तो कुछ इस लायक अभी इस मुकाम पे नहीं पहुँचा। शायरी में अगर जी, जी, मैं मैं आपको, आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि थोड़ा आप हाँ, मैं याद करता हूँ, तब तक एक बात आपके साथ शेयर करता हूँ जी, कि उर्दू के एक लीजेंड शायर हैं, फ़िराक गोरखपुरी। जी। वो जोधपुर आए थे। ये कब की बात है सर? ये शायद 1900, मतलब 60s की बात है, हुँ, ये तो कंफर्म है, लेकिन 64-65 है या कब है, तब की बात होगी। तो उस वक़्त हमारे उस्ताद बिल्कुल यंग थे, जवान थे, तो हुँ, कुल मिला के उनको, उनकी गज़ल या उनका कलाम देखने के बाद में उन्होंने एक ही बात कही, रीड, रीड एंड रीड। हुँ, तो मैं तो इस मकाम पे नहीं हूँ कि कह सकूँ, उनकी बात दोहरा रहा हूँ कि अगर नई जनरेशन के लोग सुन रहे हैं, तो सबसे पहले तो पढ़ना पड़ता है कि कै मतलब आज के ज़माने में ये नहीं है कि क्या कहना है, आज के ज़माने में ये है कि कैसे कहना है, और कैसे कहना जब आ जाता है, तभी आदमी का कहना मानी खेज होता है, सार्थक होता है, या उसकी कुछ अहमियत होती है। जो लोग कहते चले आ रहे हैं वही आप कह देंगे, तो उसके कहने का कोई मतलब नहीं है। तो शेर ये था, शेर मुझे जहन में नहीं आ रहा अभी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट वर्ड आ जाए तो ठीक है। जी। तुमसे इशारों को पढ़, तब तक मैं दर्शकों को ये एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि हमारे साथ इशारों को पढ़ना। माहिर जी आज जुड़े हुए हैं, जो शायर हैं और अपनी किताब भी लिख चुके हैं और आने वाले टाइम में अपनी और भी किताब लिख रहे हैं और जल्द ही उसको पब्लिश करेंगे। और आज के हमारे इस पॉडकास्ट में उन्होंने काफ़ी कुछ हमें बताया है कि किस तरह से एक पुराना ट्रेडिशन जो इन्होंने फॉलो किया, आने वाली पीढ़ी इसको किस तरह आगे ले जाएगी, वो बहुत मायने इसलिए भी रखता है क्योंकि जो बीत गया है वो आज के दिन, आज के समय में थोड़ा
कहते हैं ना पुराना हो गया है, और लोग कुछ नया चाह रहे होते हैं, और नए की राह पे जब चल पड़ते हैं तो पुराने की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन जितना पुराना उतना ही अच्छा। नहीं, मैं देखिए पुराने की वैल्यू कम तो नहीं होती है। हम नया तभी लिख पाएँगे जब हम पुराने से होके गुज़रेंगे। बिल्कुल। और हाँ, उसके तो लिए इसलिए उसकी अहमियत अपनी जगह बरकरार रहेगी। बिल्कुल, पर उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। हाँ, बस पढ़ना पड़ेगा। आजकल की जनरेशन को वो सभी पुरानी गज़लें हों, चाहे हुँ, शायरियाँ हों, उनको पढ़ना पड़ेगा। जी, जी। तभी वो समझ पाएँगे कि वो उस टाइम में ऐसी थी, तो आज किस तरह होनी चाहिए। जी, जी। और आज कुछ अलग है, तो आने वाले टाइम में वो और कितना अलग हो जाएगी, क्योंकि लोग तो बदल ही जाएँगे, बेशक। सोच भी जी, बदल जाएगी सर, जी, है जी। ना? पर लोग तो रहेंगे, बिल्कुल, लोग रहेंगे, लोग रहेंगे, चीज़ें रहेंगी चीज़ें रहेंगी। और बस और ये है कि वक़्त और ज़माने के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। बिल्कुल, या इम्प्रोवाइज़ हो जाती हैं या फिर नीचे कभी-कभी डिग्रेड हो जाती है डिग्रेड हो सर, जाती है बस ये लेकिन बदलती ज़रूर है। बदलती ज़रूर है। जी, जी। और 2 लाइनें तो मैं वो अब रिक्वेस्ट करूँगी जिसे मैं आपको, जी, मैं उसको ये कह रहा था कि जो भी आपको अच्छा लगे, चाहे वही सुनाएँ आप। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसमें एक मिसरा तो मुझे याद आ गया कि समुंदर से पहले किनारों को पढ़ना। हुँ, मतलब मेरा जो शेर है उसमें ये टुकड़ा है, तला तुम से पहले किनारों को पढ़ना या समुंदर से पहले किनारों को पढ़ना। यानी हम एकदम बीच में छलांग लगा देते हैं। लेकिन हुँ, जिसको हमें पढ़ना है, यानी जिस पढ़ना भी जैसे हमें खाना चबा-चबा के खाना चाहिए, हुँ, पढ़ना भी चबा-चबा के चाहिए, कि हम बिल्कुल। एक-एक लफ्ज़ से मानी के साथ-साथ आगे बढ़ें। गहराई क्या नापने से पहले किनारों को नापना जी, ज़रूरी है, जी, क्योंकि दोनों में अंतर है। बिल्कुल। और उसमें ये एक लफ्ज़ आता है कि इशारों को पढ़ना। हुँ, किसी भी बात को के अंदर जो शायरी या अदब या लिटरेचर में कोई भी बात जब कही जाती है, तो इशारे में कही जाती है। हुँ, तो उन इशारों को पढ़ना आना चाहिए, हुँ। फिर आप कहना सीखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो जी। पढ़ना ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी आपका है। मैसेज यूथ के लिए ये है कि हुँ, पढ़िए, पढ़िए। कीप रीडिंग एंड एंड रीड प्लीज़ रीड ऑल द ओल्ड टेक्स्ट्स, ऑल द कहते हैं ना कि जितनी भी क्लासिक्स। पुरानी क्लासिक्स हैं, जी, वो पढ़ेंगे तो वो मतलब आप अपने क्लासिक्स से कंटेम्परेरी तक आएँगे, तो बिल्कुल, पूरी हायरार्की से आप गो थ्रू हो जाएँगे बिल्कुल, और उसके बाद आपको लगेगा कि क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, कैसे कहना चाहिए, कैसे नहीं बिल्कुल, कहना और चाहिए। तभी वो अपना कुछ नया इजाद कर पाएँगे, जी, जी, बिल्कुल। राइट? जी, बिल्कुल। थोड़ा बहुत उर्दू सर मैं भी बोल लेती हूँ। जी, आई जी। होप हाँ, ठीक लगा आपको। जी, अच्छा लगा बट बिल्कुल। यस, शायरी मुझे भी बहुत पसंद है, जैसा कि मैंने कहा। और एक सवाल जो मेरा था, शायर और कवि में क्या फ़र्क है? जी, जी। आपने ये बताया, सब अलग है। जी, शायर अलग है, कवि अलग है, और पोएट पोएट अलग भी है। अलग जी, है। बिल्कुल बट अलग। वही बात है, शायर वर्ड उर्दू का है, कवि कवि हिंदी का है, हिंदी का है, और पोएट पोएट अंग्रेज़ी का है। जब हम अंग्रेज़ी इन का है। तीनों की डिक्शनरी या हम इसके शब्दकोश देखेंगे, लुग़त देखेंगे और उनको तीनों को साथ रखेंगे तो हम समझ जाएँगे कि हर लफ्ज़ का मानी अलग-अलग होता है। माहिर जी, बहुत ही अच्छा लगा कि आज बहुत आप शुक्रिया आए आपका। और हमसे इतनी अच्छी-अच्छी बातें की, शायरियाँ बोली, जो कि मुझे भी बहुत पसंद है। और जाते-जाते कुछ एक शायरियाँ और सुनना चाह रहे हैं हम और हमारे दर्शक, तो प्लीज़। जी, देखिए 2-3 शेर अलग-अलग एक सबसे पहले तो एक ऐसा दोहा जिसको पढ़ के मैं अपने उस्ताद के बहुत मैंने अपने आप को नज़दीक पाया और मुझे बहुत अच्छा लगा वो दोहा। हम कबीर कलिकाल के खड़े हैं खाली हाथ। कलिकाल यानी कलयुग। हम कबीर कलिकाल के खड़े हैं खाली हाथ, संग किसी के हम नहीं और हम सबके साथ। क्या बात! अब आपकी इजाज़त हो तो एक शेर अपना आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल, नेकी जो और पूछ-पूछ। दोनों बातें हो जाएँगी कि नई जी, जनरेशन के लिए भी हो जाएगा और मेरे नुमाइंदगी भी हो बिल्कुल, जाएगी क्योंकि कि यहाँ तो दिल लगाना था, हुँ, लगाई अक्ल जल्दी में, यहाँ तो दिल लगाना था, लगाई लगाई अक्ल जल्दी में। रहा करती है जाने क्यों हमारी नस्ल जल्दी। क्या बात! और एक हमारे दोस्त जैसे हैं शकील आज़मी साहब, उनका एक शेर है जो यूथ को पसंद आएगा और आपकी जो फ़रमाइश है वो पूरी हो जाएगी कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है। परों को खोल कि ज़माना उड़ान देखता परों है। को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। क्या बात है! ज़मीं पे बैठ के क्या क्या आसमान आसमान देखता है। क्या बात है! बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आपका बहुत-बहुत शुक्रिया माहिर जी। आपका भी शुक्रिया। और इतनी अच्छी आपने शायरी
हमारे साथ साझा की, और हमारे दर्शक को भी मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही पसंद आया होगा। और हम कुछ अलग करना चाह रहे थे और हमें ये मौका मिला, तो हमने डेफिनेटली माहिर जी को इस स्टूडियो में बहुत शुक्रिया पाया आपका। सही वक्त पर। और बिल्कुल आप जब भी अपनी अगली कलाम रिलीज करेंगे तो बिल्कुल हम मैं आपका इंतज़ार करेंगे जी, जी। कि आप आएँ और उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएँ। हुँ, और इसी के साथ ये पॉडकास्ट हम यहीं इसको ख़त्म ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन एक नई शुरुआत के लिए, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। जी, कि जब भी आप नेक्स्ट आना चाहें, जी, आप मोस्ट वेलकम हैं। और हमारे यूथ को मार्गदर्शक ज़रूर चाहिए, जी, ऐसा जी, जी। मेरा मानना है। चलिए, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच माहिर जी आने के आपका भी लिए। शुक्रिया, एंड नवाज़िश, इनायत, मोहब्बत। धन्यवाद जी। एंड thank you for watching our podcast. It was a special edition where we had in-house Shair with us, Mr. Mahir, and we all heard him. And this is such a privilege to have such a personality with us. खुश Keep watching, do subscribe us, and we are going to get more content for you.